हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है गजेंद्र सजवान और आज हम बात करेंगे हमारा न्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जॉन डाल्टन साहब ने 1808 में हमें बताया कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया उन्होंने? एटम। राइट। कब बताया उन्होंने? 1808 में ये बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट, छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। जैसे उन्होंने कहा एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। राइट। फिर उन्होंने बात की सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका जो होगा मास, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होगा। ठीक है। पर लेकिन आगे चल के हमने जब आइसोटोप्स के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई तो हमें पता चला जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ले लेते हैं सर। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम होते हैं ना। ठीक है। तो इनमें आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट है, ठीक, बट इनके मास क्या है? डिफरेंट है। बट इनका मास क्या है? डिफरेंट है। तो ये थ्योरी यहां रिजेक्ट हो गई। ठीक है। फिर उन्होंने बात की डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बट जब आगे चल के हमने आइसोबार्स की बात की, किसकी बात की? आइसोबार्स की बात की। तो वहां पर हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। बट जॉन डाल्टन साहब ने कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स के पास क्या होंगे? डिफरेंट मास होगा, ऐसा कहा था। पर लेकिन जब हमने आइसोबार्स पढ़े तो यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स का मास जो है वो क्या है? सेम है, 40, 40 एंड 40। तो इन तीनों का मास 40 था। तो इससे ये थ्योरी पूरी तरीके से नकार दी गई। ठीक है। 1833 में फिर हमारे माइकल फैराडे साहब आए। राइट। तो इन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप बताया, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोड से निकलने वाला जो मास होगा, या चाहे वो डिपॉजिट हो रहा है या फिर वो लिबरेट हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो आपके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। इसको हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां पे इन्होंने इतनी बात की तो यहां से साइंटिस्ट के दिमाग में थोड़ा सा दिमाग उनका क्लिक कर गया और उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आगे चल के जब डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इससे क्या हुआ? डाल्टन की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी वो पूरी की पूरी थ्योरी क्या हो गई? पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी गई। कि उन्होंने कहा कि एटम क्या है? एक इनडिविजिबल नेचर का होता है। ठीक है। बट यहाँ पे तो एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी, तो हम उसे इंडिविजिबल नहीं कहेंगे। राइट। ठीक है। तो बेसिकली जो जॉन डाल्टन साहब ने है एक बेस दे दिया कि भैया उन्होंने शुरुआत तो की, अच्छी बात है उन्होंने शुरुआत तो की, किसी ने तो शुरुआत की, तो वो उनका पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। राइट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर के हमारा मैटर बना है, एटम बना है। राइट। तो इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज किसने की? ठीक है। किस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट हुए? आगे चल के कई साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए। राइट। तो सबसे पहले हमें 1859 में कैथोड रे मिली, ठीक है, जो कि जूलियस प्लकर द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई? जूलियस प्लकर द्वारा कैथोड रे को खोजा गया, उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है। उन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया 1859 के आसपास। ठीक। अब हम बात करते हैं उसके बाद कौन आए? जे थॉमसन साहब आए। राइट। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो चलिए देखते हैं
उन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खोजा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, द एक्सपेरिमेंट विद अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, एक ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, फिल्ड विथ मेटल इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, और आइदर एंड अक्रॉस विच हाई वोल्टेज कैन बी अप्लाइड, 2 इलेक्ट्रोड रखे और दोनों तरफ से हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हाई वोल्टेज को अप्लाई किया। ठीक है, दिस ट्यूब इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, इस ट्यूब को उन्होंने क्या किया, पहले सेटअप दिखा रहा हूं मैं इस ट्यूब को, उसके बाद इसका फंक्शन बताऊंगा किस तरीके से इसने फंक्शन किया, राइट। तो इस ट्यूब को उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से जोड़ा। अब क्यों जोड़ा, ताकि इस ट्यूब के अंदर जो गैस है उसके प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उसके प्रेशर को कम कर दिया जाए, राइट। तो अब देखेंगे हम ये जो ट्यूब है इसका प्रेशर कितना हो गया, तो इसका प्रेशर हो गया आपका इतना कम कर दिया ना 10 की पावर 4 -4 के आसपास, राइट। और हाई वोल्टेज कितना दिया उन्होंने, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 10,000 वोल्ट, कितना 10,000 वोल्ट के आसपास उन्होंने यहां हाई प्रेशर दिया। अब इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण होता क्या है कि जो जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज दिया तो यहां पर उन्होंने क्या लगाई थी, इस एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट शीट लगाई थी, फ्लोरेसेंट शीट मान लीजिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की लगाई, किसकी लगाई, जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट शीट लगाई। ठीक है, जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज दिया तो ये फ्लोरेसेंट शीट क्या है, चमकने लग गई, ग्रीनिश कलर की ये पूरी ट्यूब हमको दिखने लग गई इस फ्लोरेसेंट शीट के कारण। तो फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं यहां से कुछ रेज क्या है उत्पन्न हो रही है, कहां से, कैथोड से, कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं, वो यहां से एनोड की तरफ को मूव कर रही है, राइट। अब जो ये कैथोड की रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई होती है, उन्होंने कहा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई होती है, और वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव कर रही है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। तो देखें इसे, आइए। तो हमने बताया व्हेन अ गैस प्रेशर इज रिड्यूस, जब गैस प्रेशर को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर के आसपास कर दिया गया, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कर दिया गया, 10,000 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हाई कर देंगे। तो उसके कारण हुआ क्या, उसके कारण ट्यूब ग्लो हो गई, कैसे, फेंट ग्रीनिश लाइट उस पूरे ट्यूब में उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला फ्लोरेसेंस वाज कॉज्ड ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ walls of the tube by rays emitting from cathode। इससे हमें क्या पता चला कि जो फ्लोरेसेंस है वो कहां से निकला, बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज, जो कैथोड से रेज निकल रही हैं उसके बम्बार्डमेंट के कारण हमें वो ग्रीनिश लाइट दिखाई दी गई। और उसी कैथोड रेज को हमने क्या कहा, ये जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन इन्हें कहा जाता है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रॉन कह दिया, नेगेटिवली चार्ज, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से जे थॉमसन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब हम देखते हैं फर्दर, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई। अब हमने देखा जो प्रॉपर्टीज देखेंगे अब हम कि कैथोड रेज की किस तरीके की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कैथोड रे जो हमारी थी कहां से, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट को दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या हो गई, कैथोड रे क्या है, इधर है, ये कोई ट्यूब है, पॉजिटिव एनोड इधर है, यहां से निकल रही है, यहां पे अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या कर देंगे, इसको हीटिंग इफेक्ट को दिखाएंगे। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स पे अगर ये टकराएगी, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको टकराए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं, पॉजिटिव एनोड की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये गैस को क्या कर देती है,
हीट कर देती है, हीटिंग इफेक्ट देती है, या फिर हम कह सकते हैं ये गैस को आयोनाइज भी करती है, आगे चल के देखेंगे अब भी हम। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पाथ बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारा ये है ट्यूब है, ये कैथोड हो गई हमारी, ये हो गई एनोड। हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो यहां पर जो कैथोड रे होगी वो क्या एनोड की तरफ को मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रे होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाएंगे तो वो कैथोड रे कहां मूव कर जाएंगी, पॉजिटिव फील्ड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएंगी, बिकॉज कैथोड रे के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते। चलिए, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या करती है, फ्लोरेसेंस करती है, जैसी स्ट्राइक होती है वैसे ही पूरे ग्लास ट्यूब में चमक जाता है, पूरा का पूरा ग्लास ट्यूब हमारा। ठीक है, दे कॉजेज आयोनाइजेशन, वही बात मैंने अभी की थी, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, तो जहां से भी कैथोड रे होकर गुजरती है वो उस गैस को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। तो गैस के पार्टिकल है, कैथोड रे हमने चलाई, कैथोड रे पास कराई, ठीक है, गैस के गैस पे टकराई वो, फिर गैस से क्या होगा, गैस भी तो एटम से मिलकर के बना है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और गैस को उसने क्या कर दिया, एक तरीके से आयोनाइज कर दिया। राइट, कैथोड रे फॉल अपॉन हार्ड मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन होता है। कैथोड रे फॉल अपॉन हार्ड मेटल टारगेट, कैथोड रे क्या करती है, जैसे ही हम किससे हार्ड मेटल पे टकराते हैं तो वो किसकी तरफ व्यवहार करेंगी, हमारा एक्स रे की तरफ, तो वहां पे एक्स रे प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे, एक्स रे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन पे अगर हमने पास कराया, ठीक है, जैसे ही हमने टंगस्टन पे टकराया तो वहां से एक्स रे का प्रोडक्शन होता है कैथोड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ई बाई एम इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज बाई मास रेशियो की अगर मैं बात करूं ऑफ अ पार्टिकल कंसिस्टिंग द कैथोड रे रिमेन द सेम, तो होता क्या है, ई बाई एम का वैल्यू कैथोड रे क्या होता है, सेम होता है हर गैस के लिए। राइट, तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अगर मैं उस डिस्चार्ज ट्यूब में, वैसे तो मैंने कहा डिस्चार्ज ट्यूब में हमारी गैस बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया, बहुत ज्यादा कम। बाई चांस अगर यहाँ पे गैस के थोड़ा बहुत पार्टिकल अगर प्रेजेंट हैं तो गैस के नेचर, जो ये कैथोड रेज हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रखें, चाहे हम हीलियम रखें, चाहे हम कोई अदर गैस रखें, ऑक्सीजन रखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी अदर गैस हो, वह जो ये कैथोड रेज हैं उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये बताया किसने, हमने जो जे थॉमसन द्वारा बताया गया। तो ई बाई एम, तो इस कारण हमने निष्कर्ष निकाला, तो ई बाई एम वैल्यू जो हमने निकाला वो क्या है, वो भी क्या होंगे, नेचर ऑफ गैसेस से डिपेंड नहीं करेंगे। किस पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे आप उसमें कोई सी भी गैस को फिल करिए, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ई बाई एम को वैल्यू को समझने से पहले डिटेल में हम थोड़ा बात करते हैं, इस बीच क्या हुआ कि हमारा किस तरीके से चार्ज की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो खोजा गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने खोजा, हमारे मिलिकन साहब द्वारा 1909, रॉबर्ट मिलिकन द्वारा, मिलिकन राइट, मिलिकन द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो जिसे क्या कहा जाता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, देखिए आइए यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, एक इस तरीके का कंटेनर लिया, ठीक है, यहां पे से इन्होंने क्या किया, एटोमाइजर लगाया। इस एटोमाइजर के अंदर क्या थे, इस बोतल के अंदर क्या थे हमारे, इसे एटोमाइजर क्यों बोल रहे हैं, इस बोतल के अंदर क्या थे, हमारा ऑयल्स प्रेजेंट था। इन्होंने ड्रॉपलेट की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में इसको स्प्रे किया, तो इसलिए एटम की फॉर्म में जो स्प्रे किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एटोमाइजर कहा जाता है। तो एटम्स की फॉर्म में छोटे छोटे जो स्प्रे डालते हैं ना, जो आप डीओ डालते हैं स्प्रे की फॉर्म में, तो छोटे छोटे एटम्स की फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे स्प्रे करना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दो इस तरीके से प्लेट लगाई हुई थी। इस ऊपर वाली प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया, नीचे वाली प्लेट को उन्होंने
नेगेटिव चार्ज दिया, राइट। और यहाँ पे हमने अपना क्या लगाया, माइक्रोस्कोप, यहां से हम देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे से हम देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गैसेस भी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ गैसेस भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमने यहाँ से एटोमाइजर, अब होता है क्या है देखिए, एटोमाइजर से जैसे ही हमने ऑयल को ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्प्रे किया, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में धीरे धीरे क्या एक एक ड्रॉपलेट करके नीचे आ रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, यहां पर आ गई। अब ये एक ड्रॉपलेट जैसे ही यहां पर पहुंची, तो होता क्या है, ये जो हमने यहां से, उन्होंने क्या किया, एक्सरे सोर्स लिया और यहां से एक्सरे को पास करवाया, ठीक है, एक्सरे को इसके अंदर पास करवाया। एक्सरे को पास करवाना अगर करवाएंगे वो, तो यहां पर आपको पता है, यहां पर क्या गैसेस भी प्रेजेंट है, तो गैसेस उससे क्या हो गई, आयोनाइज हो गई, गैसेस उससे क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज हो गई तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल गए भाई, गैस के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस ऑयल ड्रॉप के पास में जाकर के चिपक गए, ऑयल ड्रॉप के पास में जाकर के वो इसके पास में आके बैठ गए, इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑयल ड्रॉप किस चार्ज का हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप, देखिए यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऊपर को कोई फोर्स लगेगा, लगेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो F इक्वल टू, आपको पता है क्या, QE, ऊपर की तरफ वो लगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और नीचे भी, क्योंकि इस ऑयल के पास कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ ना कुछ लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, F इक्वल टू, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, राइट। तो इस तरीके से यहां पे से उन्होंने क्या किया कि ऑयल ड्रॉप को क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ को लगा, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल बैलेंस हो गया, इन्होंने इसको सेंटर पे ला दिया। तो सेंटर पे किस तरीके से आएगा, अगर ये सेंटर पे, अगर मैं इसको, मेरे को इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो क्या कैसे होगा, जब QE चार्ज, जब QE फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, QE mg के बराबर हो जाएगा। यहां से मैं आसानी से Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू निकाल सकता हूं, mg अपॉन मास मुझे पता है, ग्रेविटी का वैल्यू मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं उन्होंने आसानी से यहां से चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने यहां पर बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट, माइनस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो इस तरीके से उनका ये वैल्यू निकल के आया। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो कोई सी भी गैस हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी गैस, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, उसके कारण यहाँ पे इसके वैल्यू में प्रभाव पड़ा होगा उस टाइम पे। उन्होंने बार बार इसमें एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे इस सबसे छोटी जो वैल्यू थी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, तो इसके इंटीजर की फॉर्म में ये वैल्यू उन्होंने निकाली, ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में ये वैल्यू उन्होंने निकाली। तो जरूरी थोड़ा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वांटाइज फॉर्म में आता है, ठीक है। इस कैसे फॉर्म में आएगा, चार्ज जो है n into e, राइट। तो इसके क्वांटाइज फॉर्म में q इक्वल टू 1 भी हो, n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कितना, n इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के क्वांटाइज फॉर्म में वो वैल्यू निकल के आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई उसकी ये आई, ठीक है, मुलिगन साहब की ये आई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक। देखें इसे, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉप are sprayed and allowed to fall in between two charge plate, right। यही मैंने कहा था, क्या किया गया, स्प्रे किया गया, 2 चार्ज के बीच में वो क्या आई, ऑयल ड्रॉप आके यहां से इस प्लेट में एक होल कर रखा था उन्होंने, ठीक है। वो ऑयल ड्रॉप इन दोनों प्लेट के बीच में आ गए, बीच में आ गए भी। अब इन दोनों के बीच में आने के कारण हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। वो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाने की सोच रहा है, ठीक है, और नीचे क्या लग रहा है, उसमें मास लग रहा है, mg मास लग रहा है। तो हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को QE, F इक्वल टू QE, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे वाला mg, उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल पे कर दिया। यहां से हमने अपना क्या कर दिया, चार्ज निकाल दिया उन्होंने। इस तरीके से यहाँ पे चार्ज को उन्होंने बताया मुलिकन साहब ने, ठीक है। तो ये था हमारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आगे देखें हम,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें चार्ज पता चल गया तो मास तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, चार्ज अपॉन ई बाई एम वैल्यू निकालेंगे। तो चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे मूल्यांकन साहब द्वारा निकाला गया, डिवाइडेड बाई ई बाई एम वैल्यू जे फंक्शन द्वारा निकाली गई है। ई बाई एम वैल्यू कितनी होती है, 1.76 इंटू 10 की पावर 8। ये सारी गैसेस, जितनी भी गैसेस है, सबके लिए अप्लाई होगा। 1.76 इंटू 10 की पावर ई बाई एम वैल्यू सभी गैसेस पर समान है। मतलब ई बाई एम वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है, सबके लिए समान होता है। फंडामेंटल, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, राइट। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10 की पावर 8 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आया। कितना निकल के आया, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर मास होता है। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज थी। देखिए अब बात करते हैं द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कैलकुलेटेड अबव। जो हमने ये मास कैलकुलेट किया, किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर इस हाइड्रोजन एटम को बोलो प्रोटॉन, या ठीक हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये इसका मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो, या फिर न्यूक्लियस बोल दीजिए आप, प्रोटॉन भी ना बोलिए, या न्यूक्लियस बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां पे से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कितना ज्यादा होता है न्यूक्लियस का मास, 1837 टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, हमारे गोल्डस्टीन साहब ने की। गोल्डस्टीन साहब ने कब की, 1886 में। कब किया, 1886 में। इन्होंने भी वही, इन्होंने भी क्या किया, ही यूज्ड, इन्होंने क्या किया इस तरीके से, आइए पहले डायग्राम देखते हैं। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट, ये ग्लास ट्यूब लिया इन्होंने, ठीक है। एक तरफ इन्होंने लगाया एनोड, दूसरी तरफ इन्होंने लगाया परफोरेटेड, मतलब जिसमें छिद्र थे, मतलब होल्स प्रेजेंट थे, उस टाइप की कैथोड को इन्होंने लगाया। यहां से इन्होंने इसको हाई वोल्टेज सोर्स के द्वारा जोड़ा। हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव वाली प्लेट को हमने कहा एनोड, इसको कह रहे हैं हम कैथोड, ठीक है। अब जैसे ही क्या हो गया कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो क्या होता है कि कैथोड से भी कुछ ना कुछ रेज निकलेंगी, कैथोड से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेज निकलती हैं। अब वो रेज क्या करती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, वो आयोनाइज कर देती है। क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, उसको उसने आयोनाइज कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को जा रहे हैं, कैथोड की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव आयोनाइज्ड गैस है वो किसकी तरफ को मूव करेगी, कैथोड की तरफ को मूव करेगी, ठीक है। तो इन्हीं को उन्होंने क्या कहा, ये जो आयोनाइज्ड गैस हैं इन्हीं को उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। क्या कहा उन्होंने, प्रोटॉन कहा। तो प्रोटॉन्स एक्चुअली में क्या है, आयोनाइज्ड गैस। क्या है, आयोनाइज्ड गैस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। देखें इसको, आइए। He used a perforated cathode. Observe that when a high potential difference was applied. उन्होंने क्या किया, एक perforated cathode को यूज किया और हाई पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा बता रहा हूं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को उसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। फिर आगे, इलेक्ट्रो नॉट ओनली एनोड कैथोड वेर प्रोड्यूस बट ऑल्सो न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। कैथोड के द्वारा भी रेस प्रोड्यूस हुई और एनोड के द्वारा भी उसी टाइम साइमल्टेनियसली ही एनोड के द्वारा भी कुछ रेस प्रोड्यूस हुई। और वहां से वो रेस पता चला, वो रेस किधर को जा रही है, पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। कहां को जा रही है, वो पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ को जा रही है, पॉजिटिव की, क्योंकि इसके पीछे भी उन्होंने क्या लगा रखा था, इसके पीछे भी लगा रखा था और इधर भी उन्होंने क्या लगाया हुआ था, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया,
लगाया हुआ था। तो जैसे ही वो गैस आयोनाइज्ड हुई तो वो गैस किधर को गई भाई, कैथोड की तरफ जाना, मूव करना स्टार्ट हो गई। तो कैथोड की तरफ को मूव करेंगी तो यहां पर इसके पीछे जो जो हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया है उसके कारण ये चमकने लग जाएगा ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पर एनोड से भी कुछ रेज निकलती हैं, जिन्हें हम एनोड से जो रेज निकल रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कैनाल रेज भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल से होकर के, ये जो छोटे छोटे कैनाल्स हैं कैथोड में जो होल्स हैं उनसे होकर के गुजर रही है, तो इसलिए हमने इन्हें कैनाल रेज भी, उन्होंने इसे कैनाल रेज भी कहा। राइट, अब देखते हैं एनोड रेज की प्रॉपर्टी। एनोड रेज की मेनली जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमने कैथोड रेज पढ़े उसके समान होती है, जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स में उसकी समान ही होंगी, जैसे सीधी रेखा में जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, ठीक, हीटिंग इफेक्ट दिखाएंगी। राइट, दीज रेज जो जो डिफरेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, जो थोड़ा कैथोड से डिफरेंट है। दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ऑब्वियस सी बात है, कैथोड क्या होंगी, पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगी, और हमारी एनोड क्या होंगी, कैथोड नेगेटिवली चार्ज की तरफ को क्या होंगी, अट्रैक्ट होती है। आगे देखिए, पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दीज रेज हैव E by m वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो E by m का वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन के E by m के वैल्यू से क्या होता है, कम होता है। राइट, चलिए एक चीज यहां पर देखते हैं पहले, उससे पहले आइए अब अगर मैं बात करूं, यहां पे हमने क्या किया, उसी जैसे यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से यहां पे हमने गैसेस इसके बीच में प्रेजेंट थी। ठीक है, यहां पे भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, कितनी होंगी यहाँ पे पर 10 की पावर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर यहाँ पे गैसेस, कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ पे गैस प्रेजेंट थी। पर जब अगर मैं बात करूं, ये जो एनोड रेज है, एनोड रेज जो होती है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। एनोड रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, ये बात आपको आनी चाहिए, जबकि कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए देखें इसे, आइए। E by m value is depend on the nature of gas taken in the discharge tube। जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस लिया, वो कोई सी भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, कोई भी गैस हो, उसकी वैल्यू पर, उस पर नेचर ऑफ गैस पर E by m की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, दिस पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है, क्या नाम है उसका, प्रोटॉन। ये नाम किसने दिया, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, छोटा है क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए भाई, E by m का वैल्यू, मैंने कहा जो एनोड होता है उसका E by m का वैल्यू गैसेस पे क्या करता है, डिपेंड, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। अगर आप वहां पे हीलियम गैस को भरेंगे, अगर आप वहां पे किसको, हाइड्रोजन को भरेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, हमारा प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है ना, जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है, करता है सर, क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, अगर मैं इसके अंदर से, इसके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा दूंगा, निकाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो यहां पे देखेंगे आप, इधर आइए, जो गोल्डस्टीन साहब थे उन्होंने मेनली क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, उन्होंने कहा, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अगर जितनी लाइटर गैस होगी, जितनी क्या होगी, अगर लाइटर गैस होगी, क्या होगा, उतना उसका E by m वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइटर गैस उतना ज्यादा E by m वैल्यू। तो E by m वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ गैस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हम यहां से कह सकते हैं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, नेचर ऑफ गैस। राइट, तो हमें पता है सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन जितनी हल्की गैस उसका उतना ज्यादा E by m वैल्यू। तो E by m वैल्यू सबसे ज्यादा किसका, हाइड्रोजन। तो कितना होता है हाइड्रोजन का E by m वैल्यू, देखेंगे यहाँ पे 9.57 इंटू 10 की पावर 4। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन की तरह व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मास निकाल दिया इसका। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 जो है हमारा यहाँ पे प्रोटॉन का मास निकल के आया। आपको प्रोटॉन पे चार्ज तो पता ही है, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वैसे भी उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज प्रेजेंट होता है।
आगे बढ़े, चलिए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक द्वारा की गई 1932 में, बहुत ही लेट हुई इसकी डिस्कवरी। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा न्यूट्रॉन खोजा गया। ठीक है, इसमें क्या किया, बेरिलियम हैविंग, पहले इसको देख लेते हैं, हैविंग द सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन बट कैरीज नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के पास क्या होता है, सेम मास होता है प्रोटॉन की तरह, पर लेकिन इसके पास क्या, चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। राइट। चैडविक द्वारा क्या किया गया आगे, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, किस तरीके से बताया कि उसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एटम के पास। उन्होंने कहा ही बॉम्बार्ड, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बॉम्बार्ड किया थिन बेरिलियम फॉइल पर। ठीक है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से एक थिन बेरिलियम की शीट पर उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करवाया। बॉम्बार्डमेंट करवाने पर उन्हें पता चला कि अंदर कुछ ना कुछ एक मास प्रेजेंट है, क्योंकि जो उनकी अल्फा रेस थी वो क्या होती है, 180 डिग्री पर रिवर्स आ जा रही थी। तो वहां से उन्हें पता चला ये जो मास है इसके अंदर वो क्या है, उन्होंने उस मास को क्या कहा, न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। जैसे ही उन्होंने इस तरीके, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है ना, हीलियम क्या हमारा अल्फा पार्टिकल है, राइट। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता हूं, हीलियम 2 पॉजिटिव मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्फा पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जिसके पास 4 AMU का मास प्रेजेंट होता है, भारी एटम है ये, 4 AMU का मास प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने इसको बेरिलियम की थिन शीट पर अटैक करवाया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, तो इसने क्या किया, मास डिक्रीज हो गया यहाँ पे देखिए, और ये न्यूट्रॉन यहाँ से इसके अंदर ये प्रेजेंट। ठीक है, मास कितना होता है, मास होता है इस पे न्यूट्रॉन पे 1.67 10 की पावर -27 kg न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, आगे देखें, चलिए अब कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मॉडल थॉमसन द्वारा दिया गया सबसे पहले, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन साहब ने क्या कहा, थॉमसन साहब ने कहा कि एटम जो होता है अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रखता है। किस तरीके से, जैसे कि एक प्लम में देखा होगा आपने, इस तरीके से मान लीजिए ये खीर है, खीर या ये दूध हो गया, दूध हमारा जैसे पॉजिटिव चार्ज का, कैसे पॉजिटिव चार्ज का है, और उसमें जो चावल प्रेजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली हमारे प्रेजेंट होते। The atom consists uniform sphere of a positive electricity in which the electrons are distributed uniformly. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बीच बीच में, तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया, ये चार्ज क्या होते हैं आपस में, जो होता है एटम क्या होता है आपस में, क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, एटम के पास क्या होता है, मास प्रेजेंट होता है। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले। ठीक, तो आगे चल के जब ये थ्योरी क्या होगी, डिस्कार्ड हो गई। भाई क्यों हो गई, डिस्कार्ड हो गई, आगे चल के जब रदरफोर्ड द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, रदरफोर्ड ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा स्कैटरिंग लाइट का बम्बार्डमेंट किया गया, किस पर, गोल्ड शीट पर। यहां पे से अल्फा, ठीक, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, कहां पर, गोल्ड शीट पर। गोल्ड शीट पर जैसे ही बम्बार्ड कराया तो कुछ रेस तो सीधी की सीधी निकल गई, और कुछ रेस कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ 180 डिग्री में वापस आ गई। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। उसके चारों तरफ उसने ZNS की फ्लोरेसेंट शीट लगाई थी, जो रेस सीधी निकली या रिफ्लेक्ट होकर आई वो उसने क्या कर दिया, इस फ्लोरेसेंट शीट को चमका दिया। इससे पता चला कि वो रेस यहाँ पे टकराई है, इस जगह पे टकराई है, कहीं पे भी टकराई है। ठीक है, इस तरीके से टकराई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या, देखिए यहाँ पे अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद ZNS, एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई जिसे कोट किया उन्होंने जिंक सल्फाइड से, वाज प्लेस्ड अराउंड द फॉइल, जिसको फॉइल के चारों तरफ उन्होंने, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ लगाया। डिटेक्टेड द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय अल्फा पार्टिकल, जिससे हम उन्हें पता चला अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में टकरा कहां पर रहे। ठीक है, आइए ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली उनको इससे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से पास कर गए।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्या होता है वो? एम्प्टी होता है। ये कंक्लूड किया उन्होंने। सेकंड पॉइंट, द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर कुछ ऐसे थे जो लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो गए। तो इससे उनको पता चला कि वहां पर कहीं ना कहीं कहां है? एक स्मॉल पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट है। क्या स्मॉल पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट है या मास प्रेजेंट है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई। राइट, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, और कुछ क्या हो गए? बाउंस बैक हो गए, डायरेक्ट टकराए और बाउंस बैक हो गए। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन दैट न्यूक्लियस इज स्मॉल। न्यूक्लियस क्या होता है? स्मॉल होता है, डेंस होता है और हार्ड होता है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल सीधे उस पर पड़ी थी वो 180 डिग्री में फिर से वापस आ गई। तो इससे ये क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? जो न्यूक्लियस होता है वो अपना स्मॉल होता है और डेंस होता है और हार्ड होता है। तो ये चीजें रदरफोर्ड के द्वारा ये डिस्कवर की गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ये आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, हल्का फुल्का। ठीक है, एक्सरे स्टडी रिवील्स दैट न्यूक्लियस हैज रेडियस ऑफ 10 की पावर 15 मीटर। एक्सरे की जब डिस्कवरी हुई, एक्सरे की डिस्कवरी किससे? मोजले द्वारा की गई एक्सरे की डिस्कवरी। ठीक है, तो उसके बाद पता चला कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 की पावर -15 होता है, और एटम का साइज कितना होता है? 10 की पावर -10 होता है। तो 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज एटम्स। तो एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर छोटा सा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस क्या है? इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। पता है आपको इस तरीके से न्यूक्लियस सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन। दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट की बात भी यहां पर रदरफोर्ड के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में हमारे घूमते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात भी किसने कही? रदरफोर्ड साहब ने कही कि जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन के कारण क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात कही हमारे रदरफोर्ड साहब। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? देखिए, रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि न्यूक्लियस जो है हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारा घूमता रहता है, और उसके बीच में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, जिस कारण की क्या है? हमारा वो एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। आगे चल के मैक्सवेल ने थ्योरी दी। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल एक पाथ में अगर घूमेगा, ठीक है, एक ऑर्बिट में अगर घूमेगा, तो वो क्या करेगा? अपने से एनर्जी को लूज करेगा। अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो ऐसा टाइम आएगा कि वो धीरे 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 करके क्या उस न्यूक्लियस में जा करके खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब इस बात को समझा नहीं पाए। तो वहां पर हम कहते हैं जब वो रदरफोर्ड साहब उस बात को समझा नहीं पाए तो उनका ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बिकॉज मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो वेल प्रूव्ड थी, उनके द्वारा जो कहा गया था वो बिल्कुल सही था। बट इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक स्टेबल एटम होता है। राइट, और आगे नेक्स्ट उनका ड्रॉबैक था, दिस मॉडल ऑफ एटम ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं समझा पाए। तो ये दो ड्रॉबैक रदरफोर्ड के द्वारा किए गए। ठीक है, तो इतनी सी बात हमारे लेक्चर में थी। आज बेसिक चीजें थी हमारे लेक्चर में जो हमने कंक्लूड की। ठीक है, तो कल हम आगे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे।
राइट। और डिटेल में इस चैप्टर को आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। एबीसी एजुकेशन एकेडमी के चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।